भारतीय संविधान के आखिरी पन्ने, क्या कभी सोचा है कि उनमें क्या है? क्या वो बस एक फॉर्मेलिटी है? बिल्कुल नहीं। असल में अनुच्छेद 351 से 395 तो देश का सबसे जरूरी टूलकिट है। यही वो हिस्सा है जो देश को मुश्किल वक्त में बचाता है, उसे मजबूती देता है और सबसे जरूरी, समय के साथ बदलने में मदद करता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हमारा संविधान बड़े बड़े संकटों से कैसे निपटता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संतुलन कैसे बनता है और ये समय के साथ बदलता कैसे है। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि हमारा गणतंत्र कानूनी तौर पर अस्तित्व में कैसे आया। लेकिन इससे पहले कि हम संकटों और संशोधनों जैसे बड़े मुद्दों पर जाएं, संविधान की शुरुआत एक बहुत ही अलग जगह से होती है और वो है भाषा। ये वो नींव है जिस पर राष्ट्रीय एकता की एक मजबूत इमारत खड़ी करने की कोशिश की गई। तो ये अनुच्छेद करता क्या है? ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार को एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी देता है कि वो हिंदी भाषा को बढ़ावा दे, उसे और विकसित करे, ताकि ये भारत की मिलीजुली संस्कृति को दिखाने का एक जरिया बन सके। चलिए, अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं, इमरजेंसी के प्रावधान। इसे ऐसे समझिए जैसे ये देश का इमरजेंसी ब्रेक और फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम हो, जिसे खास तौर पर देश को सबसे बड़े खतरों से बचाने के लिए ही बनाया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने सबसे खराब से खराब हालात के लिए भी एक प्लान तैयार रखा, ताकि देश की एकता और संप्रभुता हमेशा सुरक्षित रहे। संविधान में 3 अलग-अलग तरह के आपातकाल की बात की गई है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला समाधान नहीं है। हर आपातकाल एक खास तरह के संकट के लिए है, चाहे वो युद्ध जैसे हालात हो, किसी राज्य में सरकार का फेल होना हो, या फिर देश की आर्थिक स्थिरता को कोई खतरा हो। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के लिए एक रेड अलर्ट जैसा है। वहीं राष्ट्रपति शासन किसी एक खास राज्य के लिए एक संवैधानिक सेफ्टी नेट की तरह है, जब वहां का सिस्टम फेल हो जाता है। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तो आम नागरिकों पर इसका क्या असर होता है? इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। अनुच्छेद 358 और 359 के तहत बोलने की आज़ादी जैसे हमारे सबसे बुनियादी मौलिक अधिकार भी सस्पेंड किए जा सकते हैं। ये एक बहुत ही असाधारण कदम है जो लोकतंत्र की सामान्य धड़कन को कुछ समय के लिए रोक देता है। तो संकट की बात तो हो गई, अब आते हैं शासन पर। हमारा संविधान देश के सबसे ऊंचे पदों को कैसे बचाता है और केंद्र राज्यों के बीच ताकत का जो नाजुक सा संतुलन है, उसे कैसे बनाए रखता है? इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जब अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं तो उस काम के लिए उन पर किसी भी कोर्ट में केस नहीं हो सकता। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे सोच ये है कि देश के इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग बिना किसी डर या दबाव के अपने संवैधानिक फर्ज निभा सकें। ये अनुच्छेद एक तरह से केंद्र के हाथ में एक टूल देता है, ये पक्का करने के लिए कि राज्य उसकी बातों को, उसके निर्देशों को माने। और अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता तो उसे संवैधानिक विफलता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर माना जा सकता है। और हाँ, ये भी राष्ट्रपति शासन लगाने का एक बड़ा कारण बन सकता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हमारे संविधान को महज एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज बनाती है। ये वो हिस्सा है जो इसे समय के साथ बदलने की और विकसित होने की ताकत देता है। 368 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। आखिर ऐसा क्या है इस एक अनुच्छेद में जो इसे पूरे संविधान की चाबी बना देता है? तो आर्टिकल 368 है क्या? ये कह सकते हैं संविधान का अपना ही अपडेट मैनुअल है। यही वो आर्टिकल है जो ये पक्का करता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ पुराना ना पड़ जाए, बल्कि देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। लेकिन रुकिए, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, और अच्छा है कि नहीं है। इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। संसद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, कुछ मामलों में तो आधे से ज्यादा राज्यों की भी मंजूरी चाहिए। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है, ताकि संविधान में कोई भी बदलाव जल्दबाजी में न हो, बल्कि लंबी सोच और सबकी सहमति से हो। और अब हम आ पहुंचे हैं बिल्कुल आखिर में, संविधान के जन्म की कहानी पर।
ये वो आखिरी अनुच्छेद हैं जिन्होंने हमारे संविधान को देश का सबसे बड़ा कानून बनाया और भारत में एक नए युग की शुरुआत की। तो ये एक कानूनी सफर था। पहले 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, फिर 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और फिर आया 26 जनवरी 1950 जब इन सब को हटाकर भारत का अपना खुद का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। कितनी सीधी लेकिन कितनी पावरफुल बात है ना? दस्तावेज खुद अपना नाम बता रहा है, भारत का संविधान। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपनी पहचान की घोषणा थी, एक ऐतिहासिक पल। और फिर आता है ये आखिरी और सबसे निर्णायक बयान। अनुच्छेद 395 ने पुराने सभी अंग्रेजी कानूनों को रिपील कर दिया, यानी खत्म कर दिया। इसने अतीत से सारे कानूनी रिश्ते तोड़ दिए और एक आज़ाद गणराज्य के तौर पर भारत के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत की। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये नियम जो 75 ईयर्स से भी पहले एक अलग दुनिया में लिखे गए थे, आज भी उतने ही ज़रूरी कैसे हैं? और भविष्य में क्या हमारे संविधान का ये मजबूत ढांचा आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।